जमील ने दो शादियां कर ली और दोनों पत्नियां एक दूसरे के लिए काम छोड़ देती और सारा दिन पलंग तोड़ती रहती और बूढ़ी सास उनके सारे काम करती और रात तक थक कर चूर हो जाती। और रात को जमील होटल से खाना लाता तो अम्मा को भी कुछ खाने को मिल जाता। एक दिन जमील की बहन आई तो उसने अम्मा को नौकरानी बनी देखा तो वो उन्हें अपने साथ ले गई और वहाँ अम्मा को चारपाई पर बिठाकर उनकी सेवा करती। कुछ दिन गुजरे तो माँ को जमील की चिंता सताने लगी और वो घर भागी चली आई तो सामने का दृश्य देखकर वो हैरान रह गईं, क्योंकि सुबह सुबह घर में कोहराम मचा हुआ था। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें इतनी ज़्यादा थीं कि मोहल्ले वाले भी अंदर झांक कर देखने पर मजबूर थे। अंदर जमील की दोनों पत्नियां पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ रही थीं। मैं क्यों धोऊं बर्तन, जब तुझे ब्याह कर ले ही आया है जमील, तो खुद हिलकर थोड़ा काम कर ले। महारानी है क्या तू जो मैं तेरी सेवा करूं? जमील की पहली पत्नी रमशा चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी। उसे वैसे भी जमील की दूसरी पत्नी का आंख न भाती थी। दूसरी पत्नी जो उम्र में उससे छोटी थी वो वैसी ही खूब चालाक थी। उसने कामकाज करने के लिए जमील से शादी थोड़ी की थी। मुझसे तो नहीं धोए जाते बर्तन और ना ही मैं कोई काम करूंगी। मेरे आने से पहले भी तो ये घर चल ही रहा था ना, अब सारे काम मेरे सर पर डाल के खुद महारानी बनकर बैठना चाहती हो? खबरदार जो मुझे किसी काम के लिए आवाज़ दी तो। मुझसे नहीं धोए जाते बर्तन। वो पैर पटकती हुई अंदर कमरे में जा घुसी, जबकि रमशा अब भी आंगन में खड़ी चिल्ला रही थी। पहले उसे जमील की दूसरी शादी कर लेने पर बहुत गुस्सा था। चल बुढ़िया, तू बड़ी साइड लेती है ना अपने बेटे की। मुझे सब पता है, रात को उसे अपनी चारपाई के पास बिठाए रखती है और यही पट्टियाँ पढ़ाती रहती थी कि दूसरी शादी कर ले। चल उठ के अब बर्तन धो, इस घर में रहना है तो कामकाज भी करने पड़ेंगे। खाली चारपाई पर बैठकर रोटियां नहीं तोड़नी दूंगी मैं। रमशा ने आगे बढ़कर सास के आगे रखा तो हुआ पराठा और चाय उठा लिया। वो बेचारी उसे देखती रह गई। कुछ दिन पहले जमील दूसरी पत्नी ब्याह कर ले आया था, तब से घर में यही लड़ाइयाँ चल रही थी। जमील की एक छोटी सी दुकान थी, अच्छी कमाई होती थी, मगर बच्चे न होने के कारण उसे दूसरी शादी की हमेशा से इच्छा थी। उसकी पहली पत्नी बहुत ही झगड़ालू और बदतमीज थी। जमील ने शायद इसी कारण दूसरी शादी की थी, मगर दूसरी पत्नी तो पहली वाली से भी चार हाथ आगे निकली थी। शादी के पहले दिन से ही उसे चारपाई पर पड़ी अपनी ये बूढ़ी सास एक आंख न भाती। सौतन से तो वो लड़ाई झगड़ा करती ही थी, लेकिन आते जाते सास को भी ताने देने से बाज ना आती। बूढ़ी रेहाना ने एक ठंडी सांस ली और चारपाई से उठ नीचे उतर आई। घर में सबसे कमजोर का ही गला दबाया जाता है, ये बात तो उन्हें पता ही थी। इस समय भी वो खुद ही अपना पराठा बनाकर बाहर लाई थी। दोनों बहुओं में से किसी ने भी उन्हें खाने देने का नहीं सोचा था। किचन में रात और सुबह के गंदे बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ था, किसी ने उसे हाथ तक न लगाया था। बूढ़ी रेहाना बड़ी मुश्किल से वो सारे बर्तन धोने लगी। उन्हें भूख भी लग रही थी, मगर दोनों बहुएं अब चीखती चिल्लाते अंदर अपने अपने कमरों में जाकर बंद हो गई थीं। बूढ़ी रेहाना ने सारे बर्तन धोए, किचन से बाहर निकली तो घर देखकर उन्हें घबराहट होने लगी। पूरे घर में जगह जगह धूल और कचरे का ढेर था। जहाँ जहाँ पानी गिरा था वहाँ मिट्टी उसके साथ मिलकर कीचड़ का ढेर बना रही थी। बूढ़ी रेहाना ने कोशिश करके चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया। रमशा अंदर कमरे से बाहर निकली तो सास को काम करते देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इस तरह नहीं सफाई होती, न जाने सारी जिंदगी कैसे गुजार लिया आपने। ये पकड़ो पोछा, पूरे फर्श पर लगाओ, फर्श साफ हो जाएगा और उसके बाद कपड़े भी धो देना। तुम्हारे अपने बेटे के ही कपड़े हैं, मैं तो इन कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। दूसरी शादी जो की है उसने, और आपको पता है कि उसकी दूसरी पत्नी तो हिलकर कोई काम नहीं करती। रमशा ने कपड़ों का एक ढेर सास के सामने फेंकते हुए कहा तो वो बेबसी से अपनी बहू को देखकर रह गई। बहू, मुझसे इतने कपड़े नहीं धोए जाते, मैंने बर्तन ही बड़ी मुश्किल से धोए हैं। मेरा पराठा तो मुझे वापस कर दो, अगर मैं कुछ खा लूँ तो शायद कुछ ताकत आ जाए, रेहाना ने कहा। मगर रमशा के माथे पर बल पड़ गए। कौन सा पराठा? खा लिया वो मैंने, अब अगर खाना है तो अपने लिए खुद ही बना लेना और ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जमील के साथ मिलकर उसकी दूसरी शादी भी तो करवाई है ना, अब घर के कामकाज भी करो, यही तुम्हारी सज़ा है। रमशा चिल्लाते हुए दोबारा कमरे में जा घुसी। बूढ़ी रेहाना की आंखों में आंसू आने लगे। वो उसे कैसे समझाती कि जमील की दूसरी शादी में उनका कोई हाथ न था। वो खामोशी से काम का ख़त्म करने लगी। दिन चढ़ाया तो उनकी बूढ़ी हड्डियों में बिल्कुल हिम्मत न बची, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने कपड़े धोना शुरू किए। कपड़े धोने में उनकी शक्ति बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। भूख से उनका बुरा हाल हो रहा था, लेकिन अब उनमें इतनी शक्ति न थी कि किचन में जाकर अपने लिए एक रोटी ही बना सकें। बड़ी मुश्किल से वो अपनी चारपाई पर आकर बैठी और उन्होंने आवाज़ लगाई, बहू मुझे एक रोटी तो बना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मगर अंदर एसी चलाकर सोई उनकी बहुओं तक आवाज़ जाती तो वो कोई जवाब देती
दोनों बहुएं ही एक दूसरे से लड़ने के चक्कर में बूढ़ी सास से बदला लेने पर तुली थीं। रेहाना थोड़ी देर तो इधर उधर देखती रही और फिर कमजोरी के कारण वहीं चारपाई से सर टिकाकर सो गई। अंदर कमरों में आराम करती दोनों बहुएं जब जागी तो दोनों ने ही अपने लिए खाना बाहर से मंगवा लिया। किसी को भी बूढ़ी सास का ख्याल ना आया। शाम के समय जब जमील घर वापस आया तो माँ को इस तरह सोता देखकर चौंक गया। यहाँ बाहर क्यों लेटी हैं अम्मा? इस समय तक तो आप खाना खाकर सो भी जाती हैं। जमील ने हैरत से पूछा तो बूढ़ी रेहाना की आंखों में आंसू आने लगे। घर में खाने के लिए कुछ नहीं बना, जा बेटा बाजार से कुछ खाने को ले आ और अपनी दोनों पत्नियों को समझाया कर एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहें। रेहाना ने कहा तो जमील खामोश हो गया। वो दोनों इतनी जल्दी लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ेंगी, आप उन्हें अनदेखा कर दें। जो कुछ वो कहती हैं वो सहन कर लिया करें। खाना नहीं बना तो कोई बात नहीं, मैं होटल से ले आता हूँ, रोज़ ले आया करूँगा। जब तक रमशा मेरी दूसरी पत्नी को स्वीकार नहीं कर लेती तब तक ये सब ऐसे ही चलेगा। जमील ने जैसे खुद को मानसिक रूप से तैयार किया हुआ था। बूढ़ी रेहाना ने उसे बेबसी से देखा। वो खुद तो सारा दिन घर से बाहर होता था। उसे क्या पता था कि सारी सज़ा तो इस बूढ़ी जान को मिलती थी। दोनों बहुएं खुद तो अंदर अपने कमरों में लेटी रहती थीं, लेकिन उन्होंने बदले का निशाना तो सिर्फ बूढ़ी रेहाना को बना लिया था। रेहाना खामोश ही रही। जमील उठकर होटल गया और वापसी पर खूब सारा खाना ले आया। उसकी दोनों पत्नियां अंदर कमरों से बाहर निकल आई थीं। अरे वाह जी, मेरी पसंद का खाना लाए हो, छोटी पत्नी ने अदा से कहा तो रमशा जलकर रह गई। जमील ने सबके लिए खाना निकाल कर दिया था। बूढ़ी रेहाना के हाथ में भी होटल की रोटी और सब्जी आ गई। उन्होंने खाने की कोशिश की क्योंकि सुबह से भूख लग रही थी, मगर रोटी टाइट थी और खाने में बहुत ज़्यादा मिर्ची थी। जैसे तैसे करके उन्होंने थोड़ा सा खाना खा तो लिया, लेकिन और अधिक उनसे न खाया गया। ठंडी सांस लेकर वो वहाँ से उठ गईं। अगले दिन फिर जमील काम पर चला गया और दोनों बहुएं दिन भर झगड़ा करने के बाद अंदर अपने अपने कमरों में बंद हो गईं। बूढ़ी रेहाना खामोशी से पूरे घर में सफाई करने लगी। हर थोड़ी देर के बाद एक बहू आकर उन्हें नया काम दे जाती। वो खामोशी से काम करती रहती। शाम तक उनकी हालत ख़राब हो गई। आज भी जमील बाहर से खाना ले आया तो पूरे दिन के बाद बूढ़ी रेहाना ने कुछ खा लिया था, लेकिन इस रूटीन से उनकी हालत बहुत ख़राब रहने लग गई थी। बात यूं ही चलती रहती तो फिर भी ठीक था, लेकिन जमील की दोनों पत्नियां आपस में बहुत झगड़ा करती थीं। उस दिन भी रेहाना सारे घर का काम खत्म करके चारपाई पर आकर बैठी। अभी सही से सांस भी न ले पाई थी कि अंदर से जमील की दूसरी पत्नी बाहर निकली। वो जमील की पहली पत्नी रमशा का दरवाज़ा जोर जोर से बजाने लगी। बाहर निकल महारानी, मेरे मायके के बर्तनों में से शीशे के गिलास तूने लिए हैं। कल तेरी ही सहेलियाँ आई थीं, खुद के पास तो ढंग का कोई बर्तन है नहीं। अगर होता तो जमील मुझसे शादी करता क्या? अब मैं जो अपना नया सामान लेकर आई हूँ, ये औरत उस पर भी नजर टिकाए बैठी है। वापस कर मेरे गिलास। छोटी पत्नी जोर जोर से चिल्लाते हुए रमशा का दरवाज़ा पीट रही थी। बूढ़ी रेहाना हड़बड़ा गई, लेकिन इससे पहले कि वो रोकती, रमशा कमरे से बाहर निकल आई। उसने आते ही जमील की दूसरी पत्नी को एक जोरदार धक्का दिया। दूर हट मेरे कमरे से, अपने गिलास संभाल के रख। मेरे पास मेरे मायके का दिया बहुत कुछ है। खुद तो मेरे पति पर कब्जा करके बैठ गई है और इल्ज़ाम लगाती है मुझ पर कि मैंने तेरे गिलास चुराए हैं। आंखें खोल के अपने कमरे में देख, अंदर ही कहीं पड़े होंगे, रमशा ने चिल्लाकर कहा। मगर जमील की दूसरी पत्नी तो चुप होने के मूड में न थी। वो यूं भी जरा तेज तर्रार थी। वो बार बार रमशा पर आरोप लगा रही थी कि उसने उसके मायके के गिलास चोरी किए हैं। रमशा का दिमाग खौल उठा। वो उसके अंदर कमरे में गई और 2-3 जगह ढूंढने के बाद उसे गिलास मिल गए। वो यूं ही गिलासों का बंडल उठाए कमरे से बाहर निकल आई। तेरी आंखें हैं या बटन नजर नहीं आ रहा? ये पड़े हैं गिलास, बेड के नीचे छुपा कर रखे थे और इल्ज़ाम लगाती है मुझ पर। अभी सबक सिखाती हूँ। उसने एक एक करके गिलास ज़मीन पर फेंकने शुरू कर दिए। गिलास ज़मीन पर गिरते तो छन की एक ज़ोरदार आवाज़ आती और दूर दूर तक गिलास के टुकड़े बिखर जाते। जमील की दूसरी पत्नी की आंखें हैरत से फैल गईं। मेरे मायके गिलास मत तोड़ो, खबरदार जो आप गिलास फेंका तो। वो लपक कर आगे बढ़ी। उसने रमशा को रोकने की कोशिश की। वो जो 3 गिलास पहले ही ज़मीन पर फेंक कर चकनाचूर कर चुकी थी, चौथा गिलास उसके हाथ में था। जमील की दूसरी पत्नी ने उसके हाथ को पकड़ना चाहा, लेकिन इस छीना झपटी में गिलास सीधा रेहाना को जा लगा। उसके होठों से एक हाय निकली। गिलास भारी था, उसके माथे पर लगा और टूटकर जमीन पर गिरता चला गया। उनके माथे पर चोट लग गई और वहां से खून बहने लगा। एक पल के लिए तो जमील की दोनों पत्नियां हक्का बक्का रह गईं। बूढ़ी रेहाना माथे पर हाथ रख के खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। बुढ़िया, अच्छा हुआ, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तू भी बड़े बड़े मजे लेती है, ये नहीं कि बड़ी हो, उसे आकर समझा दो। लेकिन तुझे तो बड़ा मजा आ रहा है कि जमील की दूसरी शादी करवा के। अच्छा हुआ, बैठकर सर सहलाती रहे। रमशा ने बदतमीजी की सीमा पार कर दी और झट से दरवाजा बंद करके अपने अंदर कमरे में जा घुसी। दूसरी पत्नी को तो वैसे ही सास से कोई लगाव नहीं था।
उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सास जिंदा रहे या मर जाए। वो बड़े मज़े से अंदर अपने कमरे में चली गई। रेहाना की आंखों में आंसू आने लगे। कुछ देर तक तो वो अपने माथे को दबाते अपने दर्द पर काबू पाने की कोशिश करती रही। दर्द तो कम हो गया, लेकिन ज़मीन पर बिखरे कांच को देख देख कर उन्हें घबराहट हो रही थी। उन्हें पता था कुछ देर बाद जमील वापस आएगा, तो अगर वो इस कांच के टुकड़ों के ऊपर पाँव रख देगा तो उसे चोट लग सकती है। बहुएं तो अब शाम से पहले कमरे से निकलेंगी नहीं। उन्हें ही ये कांच समेटना था। जैसे तैसे करके वो जमीन पर पड़े गिलास के टुकड़े समेटने लगी। बूढ़ा शरीर अच्छा खाना न मिलने और हर समय कामकाज के कारण पहले ही कमजोर हो चुका था। कांपते हाथों से उन्होंने छुपकर शीशे के टुकड़े समेटे तो कई टुकड़े उनके हाथों में चुभ गए। उनके होठों से सिसकियां निकलने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे तैसे करके जमीन पर पड़ा सारा कांच बूढ़ी रेहाना ने उठा लिया तो थक कर अंदर कमरे के अंदर जाकर लेट गई। आज तो सुबह से उन्हें चाय का एक कप भी नहीं मिला था। वो परेशान होकर जमील का इंतजार करने लगी। वो आया तो होटल से आया हुआ थोड़ा खाना उन्हें भी मिल जाता, लेकिन उनकी तबीयत अब बहुत ख़राब रहने लगी थी। इतनी मेहनत उनसे होती ही ना थी। जिस दिन वो काम ना करती सारा घर वैसे ही बिखरा पड़ा रहता। जमील की दोनों पत्नियां एक दूसरे की जिद में कमरे से बाहर ही न निकलती। बूढ़ी रेहाना घबरा कर सोचती कि वो जमील से बात करे, मगर जमील खुद दो पत्नियों के बीच घन चक्कर बना हुआ था। जैसे ही घर आता एक बार फिर लड़ाई झगड़ा होने लग जाता। वो तंग आकर उल्टे पैरों घर से बाहर निकल जाता। कई बार तो वो रात भी बाहर गुजारने लगा था। बूढ़ी रेहाना दिन प्रतिदिन अकेली होती जा रही थी, लेकिन शायद भाग्य को उनके ऊपर दया आ गई थी, क्योंकि एक दिन जमील की दूसरी पत्नी बाजार से वापस आई तो उसे बड़ी थकावट लग रही थी। बूढ़ी रेहाना के हाथ में झाड़ू था और वो धीरे धीरे पूरे आंगन में झाड़ू लगा रही थी। जब जमील की दूसरी पत्नी ने आवाज़ लगाई, अरे ओ बुढ़िया, सारा दिन यूं ही झाड़ू हाथ में पकड़ के काम करने का नाटक करती रहती हो। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे लिए जल्दी से शरबत बना कर लाओ। रेहाना ने बेबसी से झाड़ू वहीं रखा और खुद किचन में चली गई। उन्हें पता था अगर मना करेंगी तो अभी घर में भूचाल आ जाएगा, और उनके सर में बहुत दर्द था। वो एक नई लड़ाई सहन नहीं कर सकती थी। खामोशी से शरबत बनाकर वह जमील की दूसरी पत्नी के कमरे में आ गई, जो फ़ोन पर अपने मायके वालों में से किसी से बात कर रही थी। उसने शरबत का गिलास हाथ में थामा और फ़ोन कान से हटाकर रेहाना को बोली, ज़रा पैर तो दबा दो, बड़ा दर्द हो रहा है। आखिर को मैं तुम्हारे बेटे की दूसरी पत्नी हूँ। बड़ी वाली की तो खूब सेवा की है, थोड़ा सा मेरा भी एहसास कर लो। उसने कहा तो रेहाना ने बेबसी से उसे देखा। अच्छी खासी जवान औरत थी और रेहाना जैसी बूढ़ी औरत से अपने पैर दबाने की बात कर रही थी। मगर वही बात है कि अगर वो मना करती तो लड़ाई हो जाती, इसलिए खामोशी से उसके बेड पर बैठकर पैर दबाने लगी। जमील की दूसरी पत्नी मज़े से फ़ोन पर बात करती रही और साथ साथ रेहाना को आदेश भी देती रही, ठीक से दबाओ, मज़ा नहीं आ रहा। खाना तो इतना खाती हो, हाथों में जान नहीं है क्या? बात करते हुए वो ये भी भूल जाती कि वो एक 60 साल की बूढ़ी औरत से बात कर रही है। बूढ़ी रेहाना उसके पैर दबाती रही। काफ़ी देर गुजर गई, उनके हाथों में शक्ति खत्म हो गई, लेकिन जमील की दूसरी पत्नी मज़े से फ़ोन पर बातें करती रही। एक का फ़ोन काटती तो दूसरे को मिला लेती। ठीक उसी पल दरवाजे से कोई अंदर आया। वो जमील की बहन थी, रेहाना की बेटी, जिसकी शादी दूसरे शहर में हुई थी। वो बिना बताए अचानक यहाँ पहुंची थी। कमरे के अंदर आते ही वो हैरान रह गई। उसने जो अपनी माँ को बहू के पैर दबाते देखा तो उसकी आंखें हैरत के मारे फैल गईं। ये क्या कर रही हो अम्मा? बजाय इसके कि तुम्हारी बहुएं तुम्हारी सेवा करें, तुम उनकी नौकरानी बनी हुई हो। जमील की बहन नीलमा ने चिल्लाकर कहा तो बूढ़ी रेहाना तो घबराई, मगर जमील की दूसरी पत्नी आराम से फ़ोन नीचे रख कर उठ बैठी। आते साथ शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सास है, हम उनके साथ जो मर्जी करें। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो अपनी माँ को अपने घर ले जाओ। ये तो तुमसे होगा नहीं, क्योंकि तुम तो खुद यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने आ गई हो। जमील की दूसरी पत्नी बहुत बदतमीजी से बोल रही थी। बूढ़ी रेहाना को अफसोस हुआ। वो आगे बढ़कर अपनी बेटी से मिली। रमशा भी अपने कमरे से निकल आई। नंद की आवाज़ तो उसने भी सुन ली थी। ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें इतना ही दुख हो रहा है कि तुम्हारी माँ के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो तुम उन्हें अपने साथ ले जाओ। फालतू में हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी हैं, आते जाते अपने बेटे को भड़काती रहती हैं। रमशा ने आते ही बदतमीजी की सीमा पार कर दी थी। रेहाना की बेटी नीलमा कुछ सेकंड तो सोचती रही। उसे बहुत नज़र आ रहा था कि माँ की हैसियत अब घर में किसी नौकरानी से बुरी हो चुकी है। दोनों भाभियों से लड़ना उसके बस में नहीं था। जमील वैसे भी औरतों के बीच बोलना पसंद नहीं करता था, और अब तो वैसे भी दो पत्नियों के बीच घनचक्कर बना हुआ था। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अपनी माँ को ले जाती हूँ। इस उम्र में इनको सेवा की ज़रूरत है, उनसे कामकाज नहीं होता। नीलमा ने अपनी माँ रेहाना का हाथ थामा। दोनों बहुएं बड़ी खुश थीं कि बुढ़िया से जान छूट जाएगी, लेकिन उन्हें चिंता भी थी कि घर के कामकाज अब कौन करेगा।
नीलिमा ने भी बूढ़ी रेहाना के कपड़े उठाए और उन्हें लेकर घर से बाहर निकल आई। रेहाना रोकती रह गई, जमील का क्या होगा? ये दोनों तो उसे अब पानी तक नहीं पूछती, उस बेचारे का क्या होगा? रेहाना कहती तो नीलिमा ने उन्हें चुप करवा दिया। जमील भाई अपना किया खुद भुगतें, अपनी पत्नियों को लगाम नहीं डाल सकते, आप अपनी चिंता करें। इस उम्र में इतने काम नहीं करने चाहिए। नीलिमा जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गई, मगर फर्क सिर्फ ये था कि इस बार बूढ़ी रेहाना भी उसके साथ थी। नीलिमा का घर छोटा सा था, उसके सास और ससुर भी नीलिमा के साथ रहते थे, मगर नीलिमा ने अपनी करनी से अपने घर को स्वर्ग बना रखा था। सास और ससुर की वो दिन रात सेवा किया करती थी, उसका पति भी उसका दम भरता था। उन लोगों जो बूढ़ी रेहाना को नीलिमा के साथ आते देखा तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, बल्कि सभी रेहाना का खुश देह होकर स्वागत किया। नीलिमा जहाँ सास और ससुर की सेवा करती थी, वहीं उसने अपनी माँ रेहाना की सेवा भी शुरू कर दी। मगर रेहाना के दिल को किसी तरह चैन नहीं आता था। उसे उठते बैठते बस यही याद आता कि वो जमील से मिले बिना नीलिमा के साथ आ गई हैं। रेहाना को कामकाज की आदत सी हो गई थी। घर बिखरा देखकर वो उठने लगती तो नीलिमा लपक कर उन्हें चारपाई पर वापस बिठा देती और कोई खाने की चीज़ उनके आगे रख देती। दिनों में ही बूढ़ी रेहाना की सेहत अच्छी होने लगी, लेकिन उनके दिल की बेचैनी जाती ही ना थी। उन्हें नीलिमा के घर आए 1 महीना हो चुका था। इस पूरे महीने में जमील ने पलटकर उन्हें फ़ोन भी नहीं किया था, मगर रेहाना का बूढ़ा दिल अपने बेटे के लिए तड़पता रहता। आखिर एक दिन उनकी सहनशीलता जवाब दे गई। नीलिमा, मैं कुछ दिन के लिए जमील के घर जाना चाहती हूँ। मैं उससे मिले बगैर वापस आ गई थी, एक बार उससे मिलकर फिर तेरे पास आ जाऊंगी। रेहाना ने कहा तो नीलिमा ठंडी सांस भरकर रह गई। देख लो अम्मा, तुम गई तो तुम्हारी दोनों बहू एक बार फिर तुम्हें नौकरानी बना लेंगी। सिर्फ 2 दिन के लिए जाओ और फिर वापस आ जाना। रेहाना ने नीलिमा की बात मान ली। नीलिमा ने उन्हें बस का टिकट करवा के दिया तो वो अगली शाम ही अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। पूरे रास्ते उसका दिल अजीब बातें सोचता रहा। पता नहीं दोनों बहुएं उनके साथ क्या व्यवहार करेंगी, जमील का क्या हाल होगा। इन्हीं विचारों में जब वो अपने घर पहुंची तो घर का दरवाज़ा खुला था और ऐसा लगता था जैसे किसी इंसान का नहीं बल्कि जानवरों का घर है। अंदर अजीब सा सन्नाटा और वीरानी छाई हुई थी। चारों ओर नज़र दौड़ाने के बाद भी रेहाना को कोई नजर न आया। हाँ, मगर किसी के खांसने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। बूढ़ी रेहाना हरस से दाएं देखते हुए आगे बढ़ी। उन्होंने दोनों बहुओं को पुकारा, मगर कोई बाहर ना निकला। मगर कमरे में से आती खांसी की आवाज़ें तेज हो गई थीं। रेहाना धीरे धीरे चलते उस कमरे तक पहुंची तो सामने का दृश्य देखते ही उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने चारपाई पर कोई और नहीं बल्कि जमील लेटा था और उसकी शक्ल से लग रहा था कि वो बहुत बीमार है। वो बरसों का मरीज लग रहा था। गाल अंदर को धंसे हुए थे, उसके कपड़े ऐसे थे कि ना जाने कितने हफ्तों से उसने कपड़े नहीं बदले थे। कमरे की हालत भी बहुत ख़राब हो रही थी। वो बार बार खांसते हुए पानी के जग की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। ये क्या हो गया जमील, तू बीमार कैसे हुआ? बूढ़ी रेहाना लपक कर आगे आई। माँ को देखते ही जमील की आंखों में आंसू आने लगे। अचानक उसने दोनों हाथ आगे माँ की तरफ बढ़ाए और हाथ जोड़ दिए। रेहाना तो हैरान थी कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, और तभी खुले दरवाजे से रेहाना की बड़ी बहू अंदर आई। शायद वो मार्केट गई थी। उसने सास को जमील के पास बैठे देखा तो चौंक गई। 4 दिन भी बेटी से माँ को पास नहीं 4 दिन भी बेटी से माँ को पास नहीं रखा गया ना। चलो अच्छा है आ गई। अब तू अपने इस बीमार बेटे को संभाल। इसकी दूसरी पत्नी तो इसे छोड़कर भाग चुकी है, क्योंकि एक बीमार आदमी उसे नहीं चाहिए और मैं खुद इससे तंग आ चुकी हूँ। ये मेरा एहसान है कि मैं अब भी तुम लोगों को छोड़कर नहीं गई और ये घर संभाल रही हूँ। जमील की पहली पत्नी एहसान धरते हुए बोली। साथ ही उसने आंगन में पड़ी झाड़ू उठाकर बूढ़ी रेहाना के हाथ में थमा दी। आ ही गई हो तो जल्दी से घर की सफाई कर लो और फिर खाना भी बना दो। तुम्हारा यह बीमार बेटा हर समय खाना मांगता रहता है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई और बाजार से खरीदे हुए कपड़े उठाकर दोबारा से देखने लगी। रेहाना हक्का बक्का बैठी थी। जमील की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। तुम्हारे जाते ही घर का नक्शा ही बदल गया अम्मा। पहले तो सारे घर के कामकाज आप किया करती थी, आपके जाने के बाद ये दोनों आपस में जानवरों की तरह झगड़ने लगी। सारा दिन घर के कामकाज पर झगड़ा करती रहती। मैं बाहर से आता तो खाना ले आता, मगर होटल के खाने खा खा कर मेरी तबीयत खराब रहने लगी। एक पल के लिए भी दिमागी सुकून न था। शायद यही वजह थी कि मैं बीमार होता चला गया। मेरी बीमारी के कारण दुकान पर मेरा ध्यान बिल्कुल न गया तो चलता हुआ कारोबार शुरू हो गया। घर में रुपये पैसे की तंगी हुई तो दूसरी पत्नी को मैं कांटे की तरह चुभने लगा। उसने वैसे भी रुपए और ऐशो आराम के लिए मुझसे शादी की थी। घर के कामकाज तो उससे होते ना थे। तंग आकर एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई। उसने मुझे अदालत से डाइवोर्स का नोटिस भेज दिया और अब सिर्फ ये पत्नी है जिसने मुझे पहले भी कभी सुकून नहीं दिया और अब भी हर समय तानों से मेरा जीना हराम किए रखती है। आज आप आई हैं तो झाड़ू आपको थमा दिया है।
वरना बीमारी की हालत में भी मुझसे घर के कामकाज करवाती है और मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इस औरत के सिवा कोई नहीं बचा। जमील फूट फूट कर रो रहा था। रेहाना की आंखों में भी आंसू आने लगे। जमील की पत्नी ने उसे बर्बाद कर दिया था। अब रेहाना ने प्यार से जमील के माथे पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत कर बेटे, अब मैं वापस आ गई हूँ, मैं तेरे साथ ज़रूर रहूँगी, वापस नहीं जाऊँगी। रेहाना ने कहा। मगर जमील तो कुछ और ही सोचे बैठा था। वो अचानक अपनी चारपाई से उठने लगा। बीमारी के कारण उसे उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके वो उठकर बाहर चला आया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने रमशा को आवाज़ दी। क्या मुसीबत है, क्यों आवाज़ें दे रहे हो? अंदर से वो चिल्लाई। मगर जमील ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, मैं तुझे तलाक देता हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। तेरे जैसी औरत की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, जिसकी नज़र में ना मेरी इज्जत है ना मेरी माँ की। जमील की पत्नी फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। उसका बसा बसाया घर उजड़ गया था, सिर्फ इस कारण क्योंकि उसने अपनी सास की इज्जत ना की और ना ही पति की। रोते चिल्लाते वो जमील की मिन्नत करने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कुछ देर रोने पीटने के बाद वो अपना सामान लेकर घर से चली गई। उसे पता था कि अब मायके में भी उसकी कोई जगह नहीं। वो बहुत शर्मिंदा थी और बार बार रेहाना से माफ़िया मांगती रहती, लेकिन जमील उसे तलाक देने का फैसला कर चुका था, इसलिए रेहाना भी अब उसे घर में नहीं रख सकती थी। उसके जाने के बाद कमरे में जमील और उसकी माँ अकेले रह गए। बूढ़ी रेहाना ने प्यार से जमील का हाथ पकड़कर उसे वापस चारपाई पर बिठाया। अपनी सेहत का ध्यान कर और हर चीज़ दिमाग से निकाल दे। रेहाना ने बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह जमील का ख्याल रखना शुरू कर दिया। दोनों पत्नियां तो गईं, मगर उनकी चिक चिक न होने के कारण जमील को दिमागी सुकून मिला, तो वो थोड़े ही दिनों में स्वस्थ होने लगा। रेहाना ने बहुत प्यार से उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद वो स्वस्थ होकर दोबारा दुकान पर जा बैठा और हालात पहले जैसे हो गए। जमील बहुत खुश था कि उसे अपनी माँ का प्यार दोबारा मिल गया है और बूढ़ी रेहाना भी अपने बेटे को स्वस्थ देखकर बहुत खुश थी। उन्हें दुख तो था, उसकी दोनों पत्नियों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, मगर उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन औरतों ने जल्दी ही जमील की जान छोड़ दी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।